हेलो बच्चों, एक बार फिर दीक्षा परिवार आपका स्वागत करता है आपके अपनी यूट्यूब चैनल दीक्षा क्लास स्टडी पर, जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेगा। तो आशा करते हैं आप सब एकदम मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। थोड़ा सा ब्रेक लेने के कारण थोड़ा ज्यादा बड़ा ब्रेक हो गया, थोड़ी सी तबियत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी। हालात ऐसे आ गए थे कि घर पे रेस्ट करना पड़ गया था, तो समस्या आ गई थी जिसके कारण से मतलब हम लोग क्लास रेगुलर नहीं दे पा रहे थे। अब से पुनः हमारी स्वास्थ्य ठीक हो चुके हैं, मतलब हम पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। अब हम लोग अच्छे हैं। निसार साहब की भी तबीयत अब अच्छी हो गई है, हमारी भी तबीयत अच्छी हो गई है, परवीन सर भी अपने काम के लिए अच्छे हो गए हैं। अब हमारी क्लासेस संभवतः आपको रेगुलर मिलेगी, ठीक, और मेरी क्लासेस मिलेगी ही मिलेगी। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपका इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी दोनों के दोनों साथ साथ चले। तो पिछले बीते दिनों के लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। आशा करते हैं आप लोग कोऑपरेट करेंगे। तो चलिए आज ही क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 10th बीएससी क्लास 10th का हम लोग बायोलॉजी का फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर चैप्टर खत्म कर चुके थे, और बहुत ही बेहतर तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने खत्म किया था। आज हम लोग को शुरू करना है तीसरा नंबर चैप्टर। आज हम लोग को अध्याय तीसरा स्टार्ट करना है। अब चलिए अध्याय थर्ड को हम लोग समझते हैं कि अध्याय तीसरा में है क्या। अध्याय तीसरा का नाम है परिवहन। अध्याय तीसरा में आप लोगों को क्या पढ़ना है? परिवहन। अब ये परिवहन होता क्या है, इसकी जरूरतें क्यों पड़ी, इसके होने से हमारे बॉडी में क्या फायदे हैं, इसकी क्या क्या कारण है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्या कार्य हो सकते हैं। तो चलिए इसको समझने से पहले मैं आप लोगों को पुनः पिछला वाला एक बात बताना चाहूंगा जो पिछले क्लासेस में मैं हमेशा के लिए बताता रहा हूं, जब से मैं बायोलॉजी शुरू किया हूं तब से। आपको जरा सा अगर याद होगा तो जरा सा पीछे चलिए और याद कीजिए, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। जिसका नाम क्या है? जैव प्रक्रम। आखिरकार ये जैव प्रक्रम क्या है? तो मैंने आपको बताया था जैव प्रक्रम के बारे में, फर्स्ट नंबर चैप्टर में जैव प्रक्रम बारा था। मतलब मानव के शरीर में जो कुछ भी होता है, उनके जैविक क्रियाओं को होने के लिए जो कुछ भी जरूरी हो, सारा का सारा हमारा क्या हो जाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। इसी का मैंने बताया था आप लोगों को, मतलब आपको पढ़ने कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। इसी का मैंने कितने भाग बताए थे? 4 भाग। आप लोग को याद होगा तो पिछले क्लासेस में मैं बता चुका हूं, फर्स्ट नंबर चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। तो पहला इसी में से हम लोगों को पढ़ना था पोषण। पहला इसमें से हम लोगों को क्या पढ़ना था? पोषण। दूसरा हम लोगों को पढ़ना था इसमें से श्वसन। तीसरा हम लोगों को पढ़ना था क्या? वह था हम लोगों का परिवहन। और चौथा हम लोगों को पढ़ना था उत्सर्जन। चौथा हम लोगों को क्या पढ़ना था? उत्सर्जन। सॉरी, परिवहन में छोटी ना होगा, यहां पे मैं बड़ी ना लिख दिया था। तो हमने जैव प्रक्रम के अंतर्गत कितने भागों में बांटा था? इसको 4 भागों में बांटना था। और उसी मैंने आपको बताया था कि पहला भाग हमारा क्या है? पोषण है। दूसरा भाग हमारा क्या है? श्वसन है। तीसरा भाग हमारा क्या है? परिवहन है। और चौथा भाग हमारा क्या है? उत्सर्जन है। जिसमें से मैंने आपको बताया भी था कि फर्स्ट नंबर चैप्टर में आप लोगों को पोषण पढ़ना है, सेकेंड नंबर चैप्टर में आप लोगों को श्वसन पढ़ना है, थर्ड नंबर चैप्टर में आप लोगों को परिवहन पढ़ना है, और फोर्थ नंबर चैप्टर में आप लोगों को उत्सर्जन पढ़ना है। ठीक है। तो जिसमें से हम लोगों ने पोषण खत्म किया था, श्वसन खत्म किया था, और परिवहन भी परिवहन अभी हम लोग को शुरू करना है। तो आज हम लोग का टॉपिक का नाम क्या है? परिवहन। तो जरा सा एक बार हम इसको भी रिकॉल करेंगे और इसको भी रिकॉल करेंगे। पुनः मैं इसको मिटाता हूं, फिर मैं समझाता हूं कि पोषण के अंतर्गत हम लोगों ने क्या पढ़ा था, श्वसन के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था। उसके बाद मैं आपको इससे रिलेट करके समझाऊंगा कि यह कैसे हमारे परिवहन चैप्टर इंपॉर्टेंट है। चलिए हम इसको आगे हम बढ़ाते हैं। तो यहां हमारे पास पोषण, तो पोषण के अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा था? सबसे पहली बात, चलिए हम पोषण के बारे में जानते हैं कि पोषण को हम लोगों ने क्या देखा था। पोषण के अंतर्गत पोषण, जिसको हम लोग इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं, यह पोषण का अर्थ मैंने आपको बताया था। मतलब हम जो कुछ भी खाते हैं उनसे वो सारे के सारे उपयोगी पदार्थों को हमारा शरीर क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, और उन सारे के सारे चीजों को एब्जॉर्ब करके हमारे शरीर क्या करता है? ऊर्जा बनाता है, ताकत बनाता है, तब जाकर के हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। सीधी सी बात है, यही तो हमारा पोषण कहलाता है। तो हम लोग को किन किन रूपों से? तो हमारे पास था कार्बोहाइड्रेट,
कार्बोहाइड्रेट था, उसके बाद हम लोगों ने देखा था प्रोटीन देखा था, प्रोटीन के बाद हम लोगों ने देखा था क्या, वसा देखा था, वसा के बाद हम लोगों ने विटामिन देखे थे, विटामिन देखा था, ये ईटीसी, ये सब चीज हम लोगों ने देखा था, जिसमें से मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कार्बोहाइड्रेट क्या चीज में हम लोग को टूटता है, तो कार्बोहाइड्रेट नंबर C6H12 और O6 में हमारा, प्रोटीन क्या चीज में, तो अमीनो अम्ल में हमारा टूटता है। ये फर्स्ट नंबर चैप्टर में मैं आप लोग को डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ में पढ़ा चुका हूं। वसा हमारा क्या में टूटता है, तो वसा अम्ल में टूटता है, या इसी को हम लोग ग्लिसरॉल कहते थे, ग्लिसरॉल कहते थे, इसमें हम लोगों ने देखा था। और विटामिन, तो विटामिन हम लोगों को पुनः मिलता है, जिसमें से आपको पता है, आपको विटामिन ए भी होते हैं, विटामिन ए भी होते हैं, विटामिन बी भी होते हैं, विटामिन B12 भी होते हैं, इसके भी कई प्रकार है, विटामिन B6, B2, B12, मतलब ये सबका अपना अपना प्रकार है, ये अलग अलग है। फिर उसके बाद विटामिन सी होते हैं हमारे पास, तो विटामिन सी, डी आता है, एफ आता है। तो इन सब के बारे में हम लोगों ने पोषण के अंतर्गत पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ते हैं श्वसन। अब आज ये फर्स्ट नंबर चैप्टर हम लोगों ने देखा। अब सेकेंड नंबर चैप्टर को मैं एक बार डिस्कस करता हूं, जिसका नाम है हम लोगों का श्वसन। अब श्वसन क्रिया के अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा था कि वायुमंडल में उपस्थित जितने भी ऑक्सीजन है, आपको पता है, मान लीजिए हमारा वायुमंडल है, और वायुमंडलीय सरफेस में ये टोटल के टोटल जितने भी गैसेज है, उसमें से 78% हमारा क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। अब इन नाइट्रोजनों में 20.99% हमारा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, जो अप्रॉक्सिमेटली कितना मान लिया जाता है, 21% मान लिया जाता है। तो जब हम लोग सांस नसिका क्षेत्र के माध्यम से, नसिका द्वार के माध्यम से जब हम ये लेते हैं, तो साथ साथ हमारा ये नाइट्रोजन और 1% जो हमारा बचता है, 1% में अन्य सारी की सारी गैसेज है, जिसमें से 0.03% हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है। याद रखिएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों गैसेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक हमारा हो गया नाइट्रोजन 78%, उसके बाद नाइट्रोजन हो गया आपको 21%। क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं 1 नंबर में। उसके बाद हमारा O2 हो जाएगा, सॉरी CO2 हो गया हमारे पास 0.03%, वो उन्हीं 1% शेष जो बचता है। आप सोचिए 100%, ये अपने आप में कितना परसेंट, 100%। इस 100% में से 78% ई चला गया, 21% इसको मान लिए, अब बचा हमारे पास कितना परसेंट, तो 1% ना, तो इसी 1% में से अन्य सारी गैसेज है, और उन 1% में से 0.03% हमारा कौन सा आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है। तो हम जब सांस लेते हैं तो वायुमंडल में सारी की सारी गैसेज मौजूद है, तो वो सबके सब लेते हैं। तो जब हम लोग सांस नसिका माध्यम से लेते हैं, नसिका द्वार से माध्यम से लिए, तो वो श्वास नली के द्वारा ट्रैकिया से होते हुए फिर हमारे वक्ष गुहा में जाकर के फेफड़े के अंदर जाता है, और फेफड़े के अंदर जाकर के वो वायु कोशिका जो होता है वहां पर जाकर छनाता है। तो वहां पर हम सारी की सारी गैसेज को तो उपयोग कर नहीं सकते। हमारा जो अंदर जो वेन है, ब्लड वेसल्स जो है, जो हमारा हीमोग्लोबिन के साथ अब क्रिया जो करेगा, वो किसके साथ करेगा, वो तो ऑक्सीजन को पहचानता है, तो वहां से छना करके सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है, ये अन्य सारी गैसेज वहीं पर इंतजार करती है। अब फिर पूरी की पूरी प्रक्रिया के द्वारा बने कार्बन डाइऑक्साइड को, जो हमारी ब्लड रक्त मतलब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो लेकर के आता है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसी वक्त गुहा में आकर के कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, और उसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकलते हैं तो ये अन्य सारी गैसेज जो वहां पर जाती है उसके साथ वह भी क्या होता है, बाहर निकल जाता है। और यहीं से ये पूरी की पूरी प्रक्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में जो जाता है, उसी से और इनसे प्रोटीन, सॉरी क्या नाम है, पोषण से, इन सब से हमको क्या चीज की प्राप्ति हो जाती है, ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है। इन सबसे हमको क्या चीज की प्राप्ति होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब एक बात बताइए, ये सब चीज मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट जहां पचा वहीं पे रहेगा, प्रोटीन जहां पचा वहीं पे रहेगा, वसा जहां पचा वहीं पे रहेगा, विटामिन जहां पचा वहीं पे रहेगा, तो क्या कभी भी हमारे पूरे के पूरे बॉडी में हर एक एक कोशिका को क्या इसका लाभ उठाया जा सकता है? संभव नहीं है, क्योंकि आपको पता है
कि मुख के मतलब हमारा मुख द्वार है उसी में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता था। हमारा जो अंदर जाता है महाशय वहां पर प्रोटीन का पाचन होता था। छोटी आंत में जाने के बाद वसा का पाचन होता था। बड़ी आंत में जाने के बाद पानी का शोषण होता था। अगर मान लीजिए ये सब के सब चीज जहां जहां जो चीज का पाचन होता है वहीं पर अगर रह गए तो दूसरे जगह नहीं पहुंचेंगे तो क्या हमारी कोशिका को ताकत मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। अब इसमें समझिए श्वसन के दौरान अगर हम सांस लेते हैं सिर्फ और सिर्फ वक्षे गुहा तक ले रहे और पूरे के पूरे अन्य कोशिका तक हमारा नहीं पहुंचे तो क्या हम इसका फायदा है हमारे पास? नहीं है। तो इन सब चीजों को ढोने के लिए कुछ ना कुछ तो होना जरूरी है हमारे शरीर में। ऐसी कौन सी प्रक्रिया जो इन सारे के सारे चीजों को ढो करके हमारे शरीर के उस कोशिका तक ले जाएगी जहां पर पहुंचने के बाद हमारे शरीर को क्या चीज की प्राप्ति होगी? ऊर्जा की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए हमें जरूरत पड़ता है परिवहन का। अब समझ में आ रहा होगा कि परिवहन की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, क्योंकि आपको यहां से वहां जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता पड़ती कि नहीं पड़ती है? ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करनी पड़ती कि नहीं पड़ती है? अगर मान लीजिए थोड़ी कम दूरी पर जाना था हम साइकिल उठा लेते हैं, ज्यादा दूरी पर जाना तो मोटरसाइकिल उठा लेते हैं, ओहू से ज्यादा दूरी पर जाना बस पकड़ लेते हैं, ओहू से ज्यादा दूरी पर और जाना है तो हम लोग ट्रेन पकड़ लेते हैं, और ओहू से ज्यादा दूरी पर जाना तो हम लोग क्या पकड़ते हैं? हेलीकॉप्टर पकड़ लेते हैं। पकड़ते कि नहीं पकड़ते हैं? क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि हमको सुविधा अनुसार हमें पता है कि हमें क्या करना है। तो हमारी बॉडी भी उसी प्रकार से काम करती है कि इसको पता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में हो गया, इसको पता है मांस में जाकर प्रोटीन अमीनो में बदल गया, इसको पता है वसा ग्लिसरॉल जाकर छोटी आंत में जाकर के बदल गया, इसको पता है विटामिन से बदल गया, विटामिन हमारे शरीर को मिल रहा है। इन सब चीजों को अगर एक ही जगह जहां पचा वहीं के वहीं रह गया तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सारी की सारी कोशिकाओं को मिला नहीं। इसीलिए इन सबको ढोने के लिए हमारे शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है, उसी का नाम है परिवहन तंत्र। इसलिए हमें आवश्यकता है परिवहन तंत्र का। अब चलिए मैं आप लोगों को मेन चैप्टर पर लेकर के चलता हूं। यह तो मैंने बताया कि वाकई में परिवहन की आवश्यकता क्यों है हमारे शरीर के अंदर। वाकई में यह चैप्टर देने का मूल कारण क्या है, जरूरत क्या थी इस चैप्टर को देने का, सो मैंने आपको समझाया। अब मैं समझाता हूं कि वाकई में परिवहन है क्या। जरा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर हम पुनः हल्का हल्का सा जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसको रिलेट कर करके समझेंगे ना तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो एक दूसरे को जोड़ करके हमेशा लिंक करके पढ़ा कीजिए कि याद करने की जरूरत भी ना पड़ेगी और हमेशा आपको याद भी रहेगा, टेंशन ना लीजिए। अब हम समझते हैं कि जो हमारा परिवहन है ये परिवहन किस हिसाब से कार्य करता है, इस बात को हमको देखना पड़ेगा। परिवहन, अब इस परिवहन को समझते हैं। अभी अभी मैंने बताया कि हमारे शरीर में गए हुए ऊर्जा को ढोने के लिए, मतलब जो भी ऊर्जा हमने लिया उन सारे ऊर्जा को उनके गंतव्य स्थान पर जहां निर्माण हुआ, मतलब मुख में उसका निर्माण हुआ, किसी कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, फिर उसके बाद आमाशय से हमारा प्रोटीन का हो गया, प्रोटीन के बाद छोटी आंत में जाएगा तो वसा का हो गया, उस सब चीजों का पुनः उसके निर्माण होने वाले जगह से हमारे शरीर के हर एक एक कोशिका तक पहुंचाना ही, और तथा इन सब चीजों में जब जितना साइकिल चलाइएगा उतना उनमें से गदरी फदरी निकलेगा। जितना आप मशीन को चलाते हैं उतना अपशिष्ट पदार्थ निकलता है। तो हमारा शरीर जितना मेहनत करेगा उतना कचरा चीज निकलेगा। तो हमारे पास जितना भी ऊर्जा बना उन सारे ऊर्जा को बनाने के लिए हमारा शरीर मेहनत करता है, तो कुछ ना कुछ अपशिष्ट पदार्थ ही बनेगा। उन सारे अपशिष्ट पदार्थों को वह जहां निर्माण हुआ वहां से गंतव्य स्थान तक, मतलब उसको जहां जाना है वहां तक पहुंचाने की पूरी एक साइकिल को, पूरी की पूरी इस प्रक्रिया को, और जिस तंत्र में संपन्न होता है वही हमारा क्या कहलाता है, परिवहन की क्रिया कहलाती है। आशा करते बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। चलिए अब हम परिवहन का परिभाषा देखते हैं कि परिवहन का परिभाषा क्या कहता है। इस परिभाषा को समझिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कंसेप्ट को समझिए कि आखिरकार हमारा कंसेप्ट कहता क्या है।
ये इंपॉर्टेंट है। रट को रट के याद करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप जब भी एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर लिखा रहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। क्यों लिखा रहता है? क्योंकि जो एग्जामिनर है, जो आपका एग्जाम ले रहा है, वो आपसे वाकई में आप क्या सीखे वह जानना चाहता है। आप किताब से क्या सीखे यह नहीं जानना चाहता। सबसे बड़ी बात, समझ में आ रही बात? तो इसलिए आपको जो याद है अपने हिसाब से लिखिएगा, किताबी भाषा लिखना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब चलिए लिखाते हैं। सीधे लिखिए, उपयोगी पदार्थों को, उपयोगी पदार्थों का, पदार्थों लिखा हुआ है, उपयोगी पदार्थों का उसके मूल स्रोतों से शरीर के सभी या प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा इनसे बने या अपशिष्ट पदार्थों को, लिखिए, अपशिष्ट पदार्थों को उसके मूल स्रोत से या निर्माण स्थल से, हम दोनों लिख सकते हैं, उसके मूल स्रोत से गंतव्य स्थान तक पहुंचाना ही परिवहन कहलाता है, या पदार्थों का परिवहन कहलाता है। पदार्थों का परिवहन कहलाता है। या इसको सीधी सी बात है, आसान भाषा में लिख सकते थे कि हमारे शरीर में उपयोगी पदार्थों को उसके निर्माण स्थल से शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा बने अपशिष्ट पदार्थों को उसके उत्सर्जन तंत्र तक ले पहुंचाना कि पूरी की पूरी प्रक्रिया हमारा क्या कहलाती है? परिवहन कहलाती है। समझ में आ रही बात? और दूसरा हमने यह लिखा, क्यों लिखा इस बात को समझते हैं। उपयोगी पदार्थों का उसके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा अपशिष्ट पदार्थों को उसके मूल स्रोतों से गंतव्य स्थान तक पहुंचाना ही पदार्थों का परिवहन कहलाता है। अब इस बात को समझिए कि अभी मैंने समझाया कि ध्यान दीजिए कि हम जब लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, हमने क्या लिया? कार्बोहाइड्रेट लिया। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट जो है यह जहां पचेगा C6H12O6 में, वहां से कार्बोहाइड्रेट हमने लिया। उसके बाद आता है प्रोटीन, हमने खाया। अभी जो प्रोटीन है, अब ये प्रोटीन हमारा बदलेगा क्या? अमीनो अम्ल में। अभी जो अमीनो अम्ल है जहां पर निर्माण हुआ वहां से, तो अमीनो अम्ल का। फिर उसके बाद है वसा। अभी जो वसा है वह बदलता है वसा अम्ल में। अभी वसा अम्ल में बदला या ग्लिसरॉल में, जिसमें बदले ग्लिसरॉल में। तो यह बदला छोटी आंत में, आप लोग को याद होगा तो छोटी आंत में। यह बदला हमारा क्या? अमाशय में या अग्नाशय ग्रंथि से हम लोग को बदला अमाशय में। यह हमारा बदला मुख द्वार में, मुख द्वार में बदला। तो यहां से इन सब चीजों को ढो करके पूरे के पूरे शरीर में लेकर के जाने की, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया हमारा क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। हमारा क्या कहलाता है?
परिवहन कहलाएगा। अब इन सब पूरी की पूरी प्रक्रिया में कुछ ना कुछ तो फालतू की चीज बनी होगी। उन सब फालतू चीजों को जहां उसका निर्माण हुआ है उस कोशिका से बाहर निकालना और उस जगह पर लेकर के जाना जहां से हम उसको उत्सर्जित कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया हमारा क्या कहलाएगी? परिवहन कहलाएगी। और परिवहन का शाब्दिक अर्थ ही होता है क्या? यात्रा। परिवहन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यात्रा। मतलब ये हम बाहर यात्रा करते, इस बाहरी दुनिया में तो हम लोग बाहरी यात्रा करते हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर भी हमेशा यात्रा चलता रहता है ना। पूरी की पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। ये साइकिल अगर नहीं चलेगा तो हमारा शरीर पुनः काम नहीं करेगा। समझ में आ रही बात? आप ही सोच कर देखिए, लकवा अगर मार दिया हमको यहां पर ले, तो क्या ये यहां पर ब्लड वेसल जो यहां पर वर्क करना बंद कर देगा? तब जाकर के हमारा शरीर यहां पर काम करेगा? नहीं करेगा। इसीलिए यहां पर नहीं काम करेगा क्योंकि यहां पर जो खून जो है, यहां पर हमारा जो हीमोग्लोबिन है, आना जाना बंद कर दिया। यहां का जो सिस्टम है वह क्या होगा? कार्य नहीं कर रहा है, जिसके कारण से यहां पर क्या हुआ? ये पूरी की पूरी कोशिका क्या हो गई? डेड हो गए, जिसके कारण से हमारा लकवा मार दिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लकवा मार दिया, पैरालाइज कर दिया। तो ये पूरी की पूरी कोशिका यहां पर डेड हो जाएगी, जिसमें परिवहन की क्रिया नहीं होने के कारण ऐसी स्थिति पाई जाएगी। एक बार पुनः परिभाषा को पढ़िए। उपयोगी पदार्थों का उसके मूल स्रोतों से शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा अपशिष्ट पदार्थों को उसके मूल स्रोतों से गंतव्य स्थान तक पहुंचाना पदार्थों का परिवहन कहलाता है। आशा करते समझ में आ रही है बात। अब एक पॉइंट इस बात को समझिए, जिस प्रकार से आपने देखा क्या कि हम लोगों ने फर्स्ट नंबर चैप्टर में देखा था कि पदार्थों को पचाने के लिए, हम जो भी भोजन करते हैं उन सब चीजों को पचाने के लिए एक विशेष प्रकार का तंत्र पाया जा रहा था, विशेष प्रकार का तंत्र पाया जा रहा था। और उस तंत्र को हमने क्या नाम दिया था? पाचन तंत्र। उसको हमने क्या नाम दिया था? सम्मिलित रूप से। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया मुख द्वार से लेकर के मल द्वार तक, ये पूरा का पूरा भाग जो भी हमारे भोजन को पचाने में भाग लेता है, उसको हम क्या नाम दिया था? पाचन तंत्र। अभी जो हमारा पाचन तंत्र है, उसी प्रकार से हमारा जो परिवहन है, इस परिवहन की पूरी प्रक्रिया में जो जो चीज भाग लेते हैं, वो पूरी की पूरी प्रक्रिया में भाग लेने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? परिवहन तंत्र कहते हैं। परिवहन तंत्र कहते हैं। मतलब इसमें बहुत सारे ऐसे अंग आएंगे जो इस परिवहन में क्या करेंगे? भाग लेंगे। तो उन सबको सम्मिलित रूप से एक साथ अगर बोल देता, हमारा क्या कहलाएगा? परिवहन तंत्र कहलाएगा। समझ में आ रही बात? अब चलिए मैं आप लोग को लेकर के चलता हूं अगले टॉपिक पे। जो अगला टॉपिक है वह आपका पौधों में पदार्थों का परिवहन। अब पौधों में पदार्थों का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। अब ये है क्या? मतलब अब हमें समझना है कि पौधों में कैसे इसका कार्य होगा, कैसे कोई भी चीज है कि वह अपनी पूरी की पूरी प्रक्रिया भोजन कैसे लेंगे, वह कैसे कार्य करेंगे। अगर मेरे हिसाब से चलो तो हम पौधे में जो भी वह जिस प्रकार से पोषण प्राप्त करते हैं उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा नेक्स्ट क्या है? पौधों में पोषण या पौधों में पदार्थों का परिवहन, पौधों में पदार्थों का परिवहन। अभी जो पौधों में पदार्थों का परिवहन है, यह किस हिसाब से काम करता है उसको समझना होगा। तो आपको पता है कि पौधे एक कोशिकीय भी होते हैं, पौधे एक कोशिकीय भी होते हैं और पौधे बहुकोशिकीय भी होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले एक कोशिकीय को खत्म करते हैं कि यह क्या चाहता है, और उसके बाद बहुकोशिकीय पर पहुंचेंगे। एक कोशिकीय पौधा क्या कहता है? ध्यान दीजिए, आप लोग को विसरण की प्रक्रिया मैंने समझाया होगा, जिसमें किसी को माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। सूर्य की किरणें, ये हमारा मान लीजिए सौर मंडल था, सौर मंडल गोली मारिए, ये हमारा क्या है? सूर्य है। मान लीजिए हमारा सूर्य है, ठीक है, यह हमारा क्या है? सूर्य है।
सूर्य के बाद हमारा हो गया बुध, बुध के बाद हो गया हमारे पास शुक्र, शुक्र के बाद हो गया हमारे पास पृथ्वी, पृथ्वी के बाद हो गया मंगल, मंगल के बाद हो गया बृहस्पति, बाद अन्य सारी ग्रह हैं। तो ये सब चीज आप बताइए कि यहां से इसका रोशनी आकर के पृथ्वी को गर्म कर देता है। क्या आप यहां से जाकर के पुल बांधने जाते हैं? क्या आई पर रोशनी चल करके आएगा, आई के प्रकाश चल करके आएगा, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, तब जाकर के पृथ्वी गर्म होगा? नहीं ना। क्या किसी के पास इतनी ताकत है कि सूर्य से लेकर के पृथ्वी तक कोई पुल बांध दे जिससे रोशनी और प्रकाश चल करके आएगा, पृथ्वी को गर्म कर देगा? नहीं। इस पूरी की पूरी प्रक्रिया के दौरान हम लोग जो देखते हैं, हम लोगों ने क्या देखा कि मतलब कोई ऐसी कनेक्टिविटी नहीं है जिस फिर भी हमारा पृथ्वी क्या होता है, गर्म हो जाता है, इतना ज्यादा हिट हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि यह एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है और ये विशेष प्रकार की प्रक्रिया का नाम ही है विसरण। ये क्या है? विसरण, जो वायुमंडल में स्वतः होता है। अब एक कोशिकीय पौधा भी है, एक कोशिकीय पौधा में भी भोजन के जो भी होता है, उसके शरीर में जो भी बनता है, वो पूरा का पूरा कौन सी प्रक्रिया द्वारा होता है? विसरण की प्रक्रिया द्वारा होता है। मतलब एक कोशिकीय पौधों में पदार्थों का परिवहन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। वह होता है विसरण की प्रक्रिया द्वारा। एक कोशिकीय पौधों में, अच्छा ठीक है, मैं लिख ही देता हूं, काहे कहिए कि दूसरा जी नहीं लिखे। अब इस प्रक्रिया को समझिए, लिख ही लीजिए। इनमें पदार्थों का परिवहन एक ही कोशिका से हो, विसरण प्रक्रिया द्वारा एक ही कोशिका से विसरण की प्रक्रिया द्वारा होता है। अब मतलब मैंने क्या लिखा कि ये तो एक कोशिकीय है, इसीलिए मैंने बोला कि इनमें पदार्थों का परिवहन एक ही कोशिका द्वारा विसरण की प्रक्रिया द्वारा होता है। मतलब बिना कोई कनेक्टिविटी के बीच में सारे के सारे चीज हो जाते हैं। इसके एग्जांपल से मैंने आपको बता रखा है, इसके एग्जांपल्स में आप लिख लीजिए। एग्जांपल्स में आपका हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, इसमें भी कौन सी प्रक्रिया द्वारा? तो विसरण की प्रक्रिया द्वारा। उसके बाद हमारा दूसरा एग्जांपल है यूग्लिना, यूग्लिना में भी किस प्रक्रिया द्वारा? तो विसरण की प्रक्रिया द्वारा। उसके बाद हर नीले हरे सरवाल जो होते हैं एक कोशिकीय, वह भी हो गया नीले हरे शैवाल, ये भी होगा हमारे किस प्रक्रिया द्वारा? तो विसरण की प्रक्रिया द्वारा। तो हमने देखा क्या, एक कोशिकीय पौधे जो होते हैं उसमें किस प्रक्रिया के द्वारा उनके बाद भोजन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब अपने एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो किस प्रक्रिया के द्वारा? तो विसरण की प्रक्रिया के द्वारा। इस पूरी प्रक्रिया को समझे। अब हम लोग समझते हैं बहुकोशिकीय प्रक्रिया कि बहुकोशिकीय में कैसे कार्य करता है। चलिए अब हम बहुकोशिकीयों का पॉइंट डालते हैं और पुनः लिखते हैं बहुकोशिकीय। अब ये जो बहुकोशिकीय है, इस बात को समझिए, इनमें खाद्य पदार्थों को ढोने के लिए एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है, जिसे संवहन मंडल
कहते हैं। तो इसका सबसे पहला पॉइंट हमने क्या लिखा कि जो बहुकोशिकीय है, एक कोशिकीय में तब विसरण की प्रक्रिया द्वारा पूरा का पूरा संपन्न हो गया। बहुकोशिकीय में क्या होता है कि इनमें खाद्य पदार्थों को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, खाद्य पदार्थों को ढोने के लिए एक विशेष प्रकार का, कुछ विशेष है, यह स्पेशल बनाया गया है, इनके अंदर विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है। अब परिवहन पढ़ रहे हैं तो परिवहन तंत्र ही ना होगा। अगर हम लोग क्या पढ़ते, अगर पाचन तंत्र पढ़ते तो पाचन तंत्र की प्रक्रिया के बारे में पढ़ते। अभी परिवहन चल रहा है तो परिवहन की बात कर रहे हैं। तो विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, संवहन मंडल कहते हैं। अभी ये संवहन मंडल है, इसको देखिए, इसको हम दो भागों में बांटते हैं। ये संवहन मंडल क्या है, ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा। इसी के अंदर है हमारा संवहन मंडल। अब इस संवहन मंडल को समझिए कि हमारा संवहन मंडल है क्या, इसको समझना बहुत जरूरी है। संवहन मंडल के ना दो भाग है हमारे पास। संवहन मंडल के कितने भाग है, दो भाग। पहला भाग हो गया जाइलम, पहला भाग हो गया जाइलम, दूसरा हो गया फ्लोएम। मतलब संवहन मंडल दो रूपों में आकर के कार्य करता है। पहला हो जाता है जाइलम, दूसरा हो जाता है फ्लोएम। अब ये दोनों मिल करके पौधों में ट्रांसफॉर्मेशन का काम करते हैं। इसके बारे में पूरी प्रक्रिया हम कल पढ़ेंगे। इसको मैं आकर लेकर के जाऊंगा कि संवहन मंडल कैसे इन दोनों के तीनों चीजों पर आधारित है और कैसे कार्य करता है और पूरे के पूरे पौधों में कैसे उपयोगी पदार्थों का ट्रांसफॉर्मेशन करता है, तब जाकर उसको ऊर्जा की प्राप्ति होती है और उससे अपने पूरे के पूरे शरीर को मजबूत करता है। क्यों जरूरत पड़ी उसको संवहन मंडल के निर्माण में जाइलम की, क्यों जरूरत पड़ी उसको संवहन मंडल में फ्लोएम की, आखिरकार ऐसी क्या जरूरतें थी कि भगवान ने उसके अंदर जाइलम की उपस्थिति बनाई, भगवान ने उनके अंदर, या अल्लाह ने, जो भी है भाई, खुदा ने, सीधे कह सकते हैं ईश्वर ने, उन्होंने किसने बनाया फ्लोएम को, इसकी क्या आवश्यकता है, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ फ्लोएम, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ जाइलम, कि हम कल के सिद्धांत पढ़े, मतलब कल हम पढ़ेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब पूरी तरीके से संवहन मंडल के बारे में कल चर्चा करेंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। तो आशा करते हैं आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगी। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त आ रहा है, स्वतंत्रता की तैयारी कीजिए, मजा आएगा। और 15 अगस्त का इंतजार हर बच्चे को और हर भारतीय को बेसब्री से रहता है यार, पूरे के पूरे सालों भर रहता है यार। इसमें सोचने वाली क्या बात है, हर व्यक्ति को इस दिन का इंतजार है और हमें तो कुछ ज्यादा इंतजार रहता है। और खुशी की बात यह है कि हम लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं और शिक्षा के साथ साथ हम लोग टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं और यहां पर हम लोग बच्चों के साथ रहते हैं। तब बच्चों का मनोवृत्ति के अनुसार जुड़ करके तब हम लोग को ज्यादा मजा आता है। वो लोग को तो मन करता है कि 15 अगस्त हर दिन मनाया जाए भाई, सीधी सी बात है। इसलिए लेकिन सालों भर बाद आता है, मजे से वो लोग मनाते हैं। तो इस बार हम लोग यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया। तो आशा करते हैं हम लोग कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ आप लोग के पास ट्रांसपोर्ट भाई भेजे, परिवहन पर है ना, ट्रांसपोर्ट करेंगे, सीधी सी बात है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय। दीक्षा परिवार एक बार फिर आपको बाय नहीं कहता सदा के लिए भाई, अभी के लिए बाय कह रहा है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।